हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज से हम देखने वाले हैं अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखो अभी तक हमने अपने लेजर्स पढ़ लिए, ठीक है, कि हमारे लेजर्स क्या होते हैं। हमने ये देख लिया कि उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। हमने आइंस्टाइन के कोफिशिएंट्स वगैरह देखे, सारी चीज़ें देखी। अब उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लेजर्स देखा, जिसमें हमने गैस लेजर देखा, हमने सॉलिड स्टेट लेजर्स देखे। अब बारी है, देखो लेजर पूरे चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। पहला तो लेजर्स, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, ठीक है। लगभग 3 से 4 या 4 से 5 वीडियोस का होगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराना होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन कराएंगे। अब आज से जब शुरू करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो सबसे पहले आज की वीडियो थोड़ी सी लाइट रहेगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप की रहेगी। सबसे पहले थोड़ा सा समझो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में डेटा जब ट्रांसफ़र किया जाता था, तो इवन अभी भी कई जगह पे वही होता है यूज़, लेकिन अब एक और अच्छा मीडियम आ चुका है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो पहले क्या होता था कि हम जब डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर रहे होते तो हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करते थे। जो हमारी नॉर्मल वायर्स रहती हैं, जो हमारी नॉर्मल ट्रांसमिशन केबल्स रहती हैं, जिसके ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है और अंदर हमारी ऊपर होती है अपनी रबर की कोटिंग, जो कि इंसुलेटर की तरह काम करती है, और उसके अंदर होती है हमारी कॉपर वायर, जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करती थी। जैसे कि हमारे जो घर के पास में ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से हमारे घर तक कैसे लाइट ट्रांसफ़र हो रही है, उसी डेटा मीडियम से ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि क्या ये उतना इफेक्टिव है जितना हम इसको कर सकते हैं, मतलब या जितना ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से हम इफेक्टिवनेस पा सकते हैं, क्या उतना इफेक्टिव हमारा वो वाला तरीका है? तो आंसर आता है कि नहीं। वो वाला तरीका अगर अपन लॉन्ग डिस्टेंस में देखो तो इतना ज़्यादा प्रमाणित नहीं होता है। अगर मान लो तुम्हारी वायर है, कोई भी अगर बीच रास्ते से थोड़ी सी भी कट गई, उसके ऊपर हल्का सा भी वो आ गया, तो क्या होगा, वहाँ से डेटा लीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। क्या इतनी चीज़ें समझ में आई कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पे वायर का जो इंसुलेशन है आउटर पार्ट वो कटा, तो अंदर का जो डेटा है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है, डेटा ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती है, मतलब कि जो डेटा की सिक्योरिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती है। इन्हीं सारी जो प्रॉब्लम्स है, इनको काउंटर करने के लिए क्या बना भैया, ऑप्टिकल फाइबर केबल बना, जिसकी जो क्लैडिंग रहती है, क्लैडिंग मैं मानूँ जो मतलब आउटर कवर रहती है, जैसे कि हमारी नॉर्मल वायर्स में आउटर कवर किसकी रहती है, रबर की, वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल में आउटर कवर 3 से 4 लेवल्स में डिवाइड होती हैं, और सबसे अंदर हमारी पतली सी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल बनती किससे है? ऑप्टिकल फाइबर केबल बनी होती है भैया ग्लास से, ठीक है। ग्लास के अंदर ही हम लाइट को ट्रेवल कराते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें इतना पता है कि ग्लास से हम रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, ठीक वही वाला फॉर्मूला यूज करके ग्लास की एक पतली सी लेयर है, या मैं कहूँ पतली सी पाइप हमने बिछा दी, बहुत ही पतली होती है, बहुत पतली, थिन लाइक योर हेयर, इतने पतले होते हैं जितने तुम्हारे बाल, ठीक है। इतनी थिन जो एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर अपन ने लाइट को पास कराया है, और अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट करके जा रही है। किस तरीके से? सपोज अगर मैं बताऊं, ये हमारी एक ट्यूब है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ध्यान में आए। एक सेकेंड, ये एक एंड से चौड़ी और एक एंड से छोटी हो गई। एक ये ट्यूब है समझो, ठीक है, जो कितनी पतली है भैया, हमारे बाल से भी पतली है ना, हमारे बाल के बराबर पतली है। इसके अंदर हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन कराया लाइट का। कैसे? इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लाइट प्रोपगेट करती है। हमने यहाँ से लाइट को अंदर भेजा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और प्रोपगेट कर रही है। इसी चीज को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल का नाम याद रखना कि भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम की कोई चीज होती है। हाँ, आपने 12th में भी ये सारी चीजें पढ़ी होगी। 12th में हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरा का पूरा था। अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं जो भी बात किया उसके बारे में। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड ऑफ ग्लास। मैंने क्या बताया भैया, जो हमारी ग्लास होती है, जो हमारा कांच होता है, ठीक है, उसी के पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड्स क्या, पतले पतले बारीक बारीक लेयर्स होती हैं, या मैं कहूँ उसको पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। और प्लास्टिक, कई बार इसमें प्लास्टिक भी यूज होता है, यूज टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और लास्ट में भी चीज लिखी हुई है कि मिनिमल लॉस के साथ। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही कम लॉस के साथ पतली पतली हेयर फॉलिकल बराबर की ट्यूब्स, जो कि ग्लास की बनी हुई है, उससे हम लाइट को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब अगली चीज देखते हैं। अब देखो क्या, जो टेलीकम्युनिकेशन पहले होता था ना, पहले वाला टेलीकम्युनिकेशन उसी चीज से होता था, अपने जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है, किससे, कॉपर वायर से।
अब क्या हो गया, अब जब से हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल आया ये चीज पूरी रिवोल्यूशनाइज्ड हो चुकी है और इसमें हाई स्पीड डेटा हमें मिल पाता है। अगर आप लोग के घर में वाईफाई सिग्नल्स लगे होंगे, ठीक है, उसमें जो काली कलर की तार आ रही है ना, वही है हमारी ऑप्टिकल फाइबर की। जो काली कलर की तार आ रही है, थोड़ा सा जाना भी वाईफाई कहीं पे भी लगाओ, अगर यहाँ छोटा सा वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, उसमें देखना कि एक ब्लैक कलर की वायर आके उससे अटैच हो रही होगी और वही वायर ही है डेटा ट्रांसमिशन का मीडियम। मतलब डेटा तुम्हारा कहीं से भी पैक आ रहा है तो उसी ब्लैक वायर के थ्रू आ रहा है, वही ब्लैक वायर है तुम्हारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब वो ब्लैक वायर हमारे पास तो इतनी थिन सी आती है, लेकिन यही ब्लैक वायर जब हम बात करें कि अलग अलग कंट्रीज में कैसे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, इंडिया का डेटा फॉरेन अमेरिका कैसे जा रहा है, हम यहाँ बैठ के अपना इंटरनेट कैसे चला पा रहे हैं इतनी दूर तक, तो वहां सी वेज में बहुत ही मोटी मोटी सी वायर से डली होती है। हालांकि उसके अंदर भी हमारा पतला सा ही ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए सी में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने सारे एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत मोटी कवर लगानी होती है उसके ऊपर, तो वहां पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। लेकिन जब बात करें आपके घर की, तब वो चीज़ बहुत पतली रह जाती है ना। इतना देखने के बाद हम देख लेते हैं कि भाई साहब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं भैया कोर, और यही है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। अल्टीमेट में सबसे ज्यादा मेन काम जो है वो यहां का हो रहा है, ठीक है, इसी को हम कहेंगे कोर। कोर के बाद आता है हमारा क्लैडिंग। क्लैडिंग होती है कोर के जस्ट ऊपर वाली जो प्रोटेक्शन होती है उसे हम क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग के बाद आता है हमारा बफर। क्लैडिंग के बाद क्या आता है भैया, बफर। बफर एक और लेवल की प्रोटेक्शन होती है, और लास्ट में हमारी रबराइज्ड प्रोटेक्शन पूरी होती है जिसको हम कहते हैं भैया जैकेट, या इसको कहा जाता है और शीथ। क्या कहा जाता है भैया, शीथ कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये चीज तो मैंने आपको बताई। TIR ये अभी समझाया नहीं है, TIR में आगे चल के और अच्छे समझाऊंगा। इतनी चीज अभी नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिया। अब एक और डायग्राम ये देख लो थोड़ा सा, एक सेकेंड। अब देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं। मैंने टोटल 4 चीजें बताई, कौन कौन सी 4 चीजें, कौन कौन सी भाई। एक पहला कोर होता है जहां पे हमारा पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये पूरी ग्लास की बनी हुई होती है। उसके ऊपर होती है हमारी क्लैडिंग, उसके ऊपर होती है हमारी क्लैडिंग। तीसरी है हमारी बफर, तीसरी है हमारी बफर, और चौथी है हमारी जैकेट शीथ जो कि रबराइज मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। अब इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को हमने थोड़ा सा लिख दिया है। भैया कंस्ट्रक्शन में कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, सबसे पहली होती है हमारी कोर। सबसे पहली हमारी होती है कोर, जिसके अंदर लाइट प्रोपगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, लाइट प्रोपगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, लाइट प्रोपगेशन हो रहा है। द सेंट्रल रीजन थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स, द सेंट्रल रीजन थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स, इट इज द कोर। इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द क्लैडिंग। अब ये भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हालांकि पहले आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन दोबारा मेरा रिकॉल कराना फर्ज बनता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन इस तरीके से ले सकते हैं कि भैया स्पीड, सपोज मेरे को फाइंड करना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मेरे को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले तो जान लो किसी मीडियम का होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। अब सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए क्या निकालेंगे कि भैया इसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये फॉर्मूला होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, है ना। ये जो फॉर्मूला है, अब इस टाइम में ये जो मीडियम है ये क्या होगा भैया, ये मीडियम है हमारा वाटर। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यही चीज हो गई भैया क्या, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गई भैया, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आपको समझ में आ गया कि भैया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज अ टर्म जो कि हमें बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय, विथ रिस्पेक्ट टू, या मैं कहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितनी है, इसी रेशियो को हम कहते हैं क्या भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी ये समझ में आ गई। अभी ये जो कोर होता है, ये हमारी क्लैडिंग से ज्यादा डेंस होता है। क्या होता है, हमारी क्लैडिंग से ज्यादा डेंस होता है। अगर मैं बात करूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो अगर हमारा जो मीडियम जहां से लाइट आ रही है, चलो एक चीज इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। सपोज ये हो गया हमारा कोर। क्या है भैया, ये हमारा कोर है, ये वाला क्या है भैया, हमारा कोर है।
ठीक है। और इसके बाहर वाला जो मीडियम है ये है हमारा क्लैडिंग। क्या है भैया? हमारा क्लैडिंग। तो अगर हमें टीआईआर की फिनोमिनन को करवाना है, हमें टीआईआर करवाना है, तो हमें एक चीज पे क्या ध्यान रखना होगा कि जो हमारा कोर है वो ज्यादा डेंस होना चाहिए और जो हमारी क्लैडिंग है वो लेस डेंस होना चाहिए, वो लेस डेंस होना चाहिए एज कंपेयर टू कोर। अब भैया डेंस क्या होता है, डेंसिटी कैसे समझाओ यार? सपोज कि अगर एग्जांपल के लिए बोलूं, जो हमारा एयर की डेंसिटी है, जो हमारे एयर की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होगी, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारे ऑयल की डेंसिटी है, या मैं कहूं वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से कम होगी। इसको तुम थोड़ा सा विस्कोसिटी से भी रिलेट कर सकते हो, अगर केमिस्ट्री वगैरह में ये टर्म देखा भी। चलो विस्कोसिटी हटाओ। डेंसिटी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी अमाउंट ऑफ एरिया में, सपोज कि एक यूनिट एरिया है, इतने से एरिया में हम कितने पानी के मॉलिक्यूल रख सकते हैं और कितने ऑयल के मॉलिक्यूल रख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑयल के मॉलिक्यूल अपन ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर उसी जगह पे मैं वाटर को रखूं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हम यहां कम रख पाएंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी अपन डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी से। अगर हम लाइट लेजर की बात करें तो हाईली इंटेंस होती है, मतलब एक कम एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितनी अमाउंट ऑफ वेव्स पास हो रही हैं, उसी को हम कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी। ठीक इसी तरीके से एक यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स हम रख सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इसी को हम कहेंगे भैया उस पर्टिकुलर मीडियम की डेंसिटी। ठीक है। तो ये जो हमारी डेंसिटी रहती है ये कोर की हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और क्लैडिंग की हमेशा कम होनी चाहिए, तभी जाके टीआईआर का फिनोमिनन हो पाएगा। क्लैडिंग के ऊपर होता है भैया हमारी बफर कोटिंग, जो कि प्राइमरी लेवल ऑफ कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर जैसी होती है। प्रोटेक्टिव लेयर कैसी होती है भैया? कि आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम डैमेज एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कुल मिला के ऐसा है कि जो हमारी अंडर की कोर है, जहां से लाइट का प्रोपोगेशन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा, है ना, कि उसको पट से तो हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि ग्लास की बनी हुई है, तोड़ सकते हैं। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें उसके ऊपर क्लैडिंग और उसके ऊपर शीट लगानी पड़ती है। ठीक है। क्लैडिंग एक प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रहती है, जो कि पूरा बांध के रखती है पूरे ग्लास को। ठीक है। जिससे क्या होता है कि अगर उसको तुम मोड़ोगे भी तो उतनी ज़्यादा जल्दी वो टूटने वाला नहीं। ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें भैया जैकेट की, जो है शीथ क्या होता है? एडिशनल प्रोटेक्शन होती है। ठीक है। जो कि बहुत ही ज्यादा रगेड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्टिव, जिसे कहते हैं ना कि भैया पत्थर पे भी मार दिया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आउटर लेवल ऑफ रबर की कोटिंग रहती है, जो हमारी जो कोर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। अब इस चीज को नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो, इतना नोट करने के बाद अब आप थोड़ा आगे देखते हैं क्या है भैया। आगे है हमारा थोड़ा सा भाई, जो मैंने अभी कंस्ट्रक्शन वाला हिसाब किताब बताया। कंस्ट्रक्शन में ये देखो, इतनी पतली वायर होती है, ये है हमारा कोर। ये क्या है भैया? हमारा कोर है। ये जो लाल कलर में है ना, थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ये जो हमारा लाल कलर वाला है यही है कोर। इसके अंदर लाइट प्रोपगेट कर रही है। अब ये उसके ऊपर है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्यों लगाई जाती है भैया? क्लैडिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि जो हमारा कोर है उसको एक लेस डेंस, या मैं कहूँ कि रेयरर मीडियम मिल पाए, क्योंकि जो हमारा कोर रहता है वो डेंसर मीडियम होना चाहिए और उसके ऊपर हमें रेयरर मीडियम मिलना चाहिए। रेयरर मीडियम मतलब कि कम डेंसर को हम रेयरर मीडियम कहते हैं। ठीक है। मतलब कि कुल मिला के जो टीआईआर वाला कॉन्सेप्ट है, अगर ये पार्ट जहां से लाइट प्रोपगेट हो रही है वो डेंस नहीं हुआ तो लाइट बाहर निकल जाएगी। तो जहां से लाइट प्रोपगेट हो रही है वो डेंस होना चाहिए और जहां पे लाइट जा रही है वो रेयर होना चाहिए। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आई। तो ये है हमारा कोर, उसके ऊपर ये नीली कलर की है क्लैडिंग, ये है फिर स्टील वायर्स की कोटिंग। ये थोड़ा नक्शा हिसाब किताब उसका है कि जब हम अंडरग्राउंड, अंडर सी लेवल्स यूज करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए डेटा, उसके लिए तो ये स्टील वायर्स अपन यूज करते हैं, बड़ी बड़ी सी स्टील वायर्स हैं। उसके ऊपर फिर ये प्राइमरी कोटिंग है, ये प्राइमरी कोटिंग है जिसको हम बफर कहते हैं। ठीक है। ये है बफर और ये फिर उसके बाद है शीथ। क्या है भैया? शीथ, जिसको हम आउटर जैकेट भी कहते हैं या केबल जैकेट भी कहते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से कुल मिला के है। ये अपना कोर, ये क्लैडिंग। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भैया? ये है अपने स्टील, ये अपना स्टील। ठीक है। ये है अपने बफर और ये लास्ट में अपना शीथ। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। चलिए अब थोड़ा सा टीआईआर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टीआईआर नहीं, ये एक और है, इसको भी तुम नोट कर लो, अगर डायग्राम बनाना हो तो बना लो। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दी थी। अब थोड़ा सा इसमें और देख लो कि ये जो हमारी क्लैडिंग रहती है ये कितने थिकनेस की होती है? ये होती है 125 माइक्रोमीटर
थिकनेस की होती है, कोटिंग जो रहती है वो 250 माइक्रोमीटर थिकनेस की होती है। मैंने ऐसे ही लिख दिया, एग्जाम में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर तुम लिख दोगे तो एक्स्ट्रा एज ही रहेगा, बाकी इतना टेंशन मत लेना इसको याद करने में। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं कि भैया क्या सीन है। ये है कुल मिला के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुल मिला के ऐसा समझो कि सपोज ये हमारा एक मीडियम है, ये हमारा एक लेयर है, यहाँ पे भरा हुआ है पानी, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, ये जो एक लाइन है इसके नीचे पड़ा हुआ है पूरा पानी, इसके नीचे पूरा भरा हुआ है पानी, और इसके ऊपर है एयर। क्या है भैया, ये पूरा पानी भरा हुआ है। पानी को यार चलो नीले कलर से थोड़ा सा दर्शा ही देते हैं, ठीक है। ये पूरा पानी रखा हुआ है, ये पूरा पानी रखा हुआ है, और ये है हमारा एयर, ठीक है। अब कहने को हमें क्या पता है कि भैया जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर है वो एयर से ज़्यादा डेंस होता है, जो हमारा वाटर है वो एयर से ज़्यादा डेंस होता है। अब अगर मैंने एक लाइट रे वाटर से निकाली तो ज़्यादा चांसेस है कि वो एयर में प्रोपगेट हो जाएगी, एयर में प्रोपगेट हो जाएगी। अब जिस एंगल पे मैंने ये लाइट इंसिडेंट कराई है उसको मैं कह देता हूँ भैया क्या, थीटा। क्या कह देता हूँ भैया, थीटा। और जिस एंगल पे ये लाइट बाहर निकली है उसे मैं कह देता हूं फाई। क्या कह देता हूं भैया, मैं फाई कह देता हूं। अब जैसे ही ये वाले थीटा एंगल को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, इस वाले एंगल को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया सच दैट कि जो हमारा बाहर निकलने वाला एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। जैसे ही 90 डिग्री के बराबर होता है तो जो इंसिडेंट एंगल है इसे हम कह देंगे भैया थीटा सी, जिसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या कहा जाता है भैया, क्रिटिकल एंगल। क्या कहा जाता है भैया, क्रिटिकल एंगल। मतलब कि क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री। मतलब कि रिफ्रैक्शन होने के बाद इस फिनोमेनन को अपन क्या कहते हैं भैया, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट प्रोपगेट कर गई, इसको हम क्या कहते हैं भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो जब भी रिफ्रैक्शन के टाइम पे जो रिफ्रैक्शन एंगल रहेगा, अगर वो 90 डिग्री हो गया, इस केस में जो भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उसे हम थीटा सी से डिनोट करेंगे और वो होगा हमारा क्रिटिकल एंगल। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब अगर इसी थीटा सी को थोड़ा सा और बढ़ाओ, हमने यहाँ पे क्या किया था, एक थीटा लिया था, जैसे ही थीटा को थोड़ा और बढ़ाया थीटा सी मिला। अब थीटा सी को थोड़ा सा और जैसे ही बढ़ाओगे, जब थीटा जो कि इंसिडेंट एंगल है, अगर उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ले लोगे तो क्या होगा, अभी तक जो ये 90 डिग्री बना रहा था, अब ये क्या करेगा, थोड़ा और बेंड कर जाएगा। क्या करेगा भैया, थोड़ा और बेंड कर जाएगा। इसी बेंडिंग वाली कंडीशन में क्या हुआ कि भैया जो हमारा फाई है वो ग्रेटर देन 90 हो गया, जो हमारा फाई है वो ग्रेटर देन 90 हो गया। दिख रहा है ना वो चीज, हाँ भैया ग्रेटर देन 90 हो गया। क्या कट तो नहीं रहा है भाई साहब, कट तो नहीं रहा है, नहीं भैया नहीं कट रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि जो हमारा फाई हो गया वो ग्रेटर देन 90 हो गया, मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल था वो ग्रेटर देन 90 हो गया। दूसरी तरफ जो हमारा इंसिडेंस एंगल था वो ग्रेटर देन थीटा सी हो गया। क्रिटिकल एंगल से जैसे ही अपना इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन हमें मिल जाएगी। मतलब कि जो ये वाटर मीडियम है, इसके अंदर इंटरनली जो हमारा लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके जा चुका है ना। यहां पर रिफ्रैक्ट हो रहा था, वहां पे रिफ्लेक्ट हो गया। इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या भैया, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद हम अपना डेफिनेशन देखते हैं। चल, इतना करने के बाद अब इस चीज को थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। कहां से भैया, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ अ रेयरर मीडियम, वाटर टू एयर। मैंने क्या बताया था, जो हमारा कोर है वो डेंसर होता है, और उसके ऊपर जो क्लैडिंग जो हमारी क्लैडिंग है वो रेयरर होती है, ठीक है। जो क्लैडिंग है वो रेयरर मीडियम की होती है। So in fiber cable, the core and cladding are selected to satisfy the condition of total internal reflection। कि मतलब जो कोर है जहां से लाइट प्रोपगेट होने वाली है वो हमारी डेंसर होनी चाहिए, और जो हमारी क्लैडिंग है मतलब उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो रेयरर होनी चाहिए।
तब जाके हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। ये क्रिटिकल एंगल का लिखा हुआ, द क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। यहां पे अगर अपन देखें ये क्या लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री भी एक रिफ्लेक्शन ही है। ये क्या कर रहा है, वाटर का जो सरफेस लेवल है उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी एक रिफ्लेक्शन ही है। तो थीटा सी को हम क्या बोलेंगे कि भैया मिनिमम एंगल जब हमारा जो इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया है वो चालू हो जाए उसको हम कहेंगे भैया थीटा सी, जो कि है क्रिटिकल एंगल। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। तो अभी तक हमें क्या क्या समझ में आया कि भैया ऑप्टिकल फाइबर केबल आया कहाँ से, क्या है उसका डायग्राम, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। पहले कोर लगाया जाता है, उसके ऊपर क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग हमेशा रेयरर मीडियम की होती है कोर से, उसके ऊपर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रहती है जिसको हम बफर कहते हैं, बफर कोटिंग कहते हैं। उसके ऊपर हमारी रबर शीट लगाई जाती है, मैं कहूँ रबर जैकेट लगाई जाती है ताकि उसको एक्सटर्नल हार्म से प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। चलो अब उसके बाद TIR का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। हमें समझ में आया भैया थीटा सी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है। हालांकि अभी तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा जरूरी पड़ेगा नहीं, आगे मैं डेरिवेशन वगैरह करा रहा हूँ उसमें पड़ेगा। चलो अब बात कर लेते हैं भैया एडवांटेजेस क्या है ऑप्टिकल फाइबर केबल की। तो यार अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल फाइबर केबल के एडवांटेजेस की, तो सबसे पहला बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अपन कितने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर पा रहे हैं विदाउट एनी लॉस, उसको हम कहते हैं भैया हाई बैंडविड्थ। कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट हाई स्पीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यही चीज होती है। हाई स्पीड डेटा हमें अपनी केबल के माध्यम से मिलता है, जिसे हम यार अपनी देसी भाषा में क्या लैन केबल भी बोलते हैं, लैन केबल होती है। अब लो लॉस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिनिमल लॉस होता है, कितनी भी हाई डिस्टेंस तक चले जाओ लाइट लॉस कम होता है ना। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये क्या होता है कि भैया अगर समझो कि एक ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर तुम कहीं ऐसी जगह से लेके जा रहे हो जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, आसपास बहुत ज़्यादा करंट है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, उस केस में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी इंटरफेरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अगर है तो उससे इम्यून रहता है। इम्यून का मतलब उससे बच के रहता है ना। फाइबर ऑप्टिक्स आर नॉट सस्पेक्टेबल टू इंटरफेरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है भैया? करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से आती है। मेकिंग देम आइडियल फॉर यूज इन इलेक्ट्रिकली नॉइस एनवायरमेंट। ऐसे एनवायरमेंट में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, उस एनवायरमेंट में भी आप फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज कर सकते हो। अब उसके बाद डेटा सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इतनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी उसमें लगी होती है कि उसको तोड़ के डेटा को अंदर फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना। अब उसके बाद बहुत ज्यादा लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इजी टू इंस्टॉल एंड हैंडल इवन इन टाइट स्पेसेस और हार्श एनवायरनमेंट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आपके घर में इतनी ज्यादा टाइट स्पेस में भी एक काली सी वायर आती है और आपको इतना हाई स्पीड डेटा इतने कम टाइम में ट्रांसफर करके चली जाती है ना। और इतनी दूर से वो लैन केबल आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी पूरी सोसाइटी में, आपके पूरे शहर में वही सेम लैन केबल बिछी हुई। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है। एप्लीकेशन में बात करूँ तो टेलीकॉम में यूज होता है। टेलीकॉम में क्या भैया, हम इतने दूर दूर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, इतने दूर दूर तक बात कर रहे हैं, वो किससे हो पा रहा है भैया? अपने लैन केबल से हो पा रहा है, या मैं कहूँ कि अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल से हो पा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ कि अपन इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, कहने को तो हम इंटरनेट अपने फोन पे चला रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेट जिस टावर से कनेक्टेड है, वो टावर अगर कोई भी डेटा पूरे किसी दूसरे देश में ट्रांसफर कर रहा है तो वो वाया सी लेवल, या मैं कहूँ अंडरग्राउंड, अंडर सी ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट ये चीज समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। कुल मिला के यही चीज लिखो है, बैकबोन नेटवर्क्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो, ये थ्रू हो पाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के, ठीक है। अब मेडिसिन में ये चीज यूज होती है, बहुत सारी सर्जरीज में ये चीज यूज होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का अपन यूज करते हैं। फिर दूसरी चीज डेटा नेटवर्क्स में लैन, ठीक है, हाँ ये मैंने बताया ना, लोकल एरिया नेटवर्क्स में आपके घर पे जो केबल्स आती हैं उसको लैन कहते हैं, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। फिर वाइड एरिया नेटवर्क्स में भी यूज होता है अगर पूरे शहर में कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। फाइबर टू द होम, FTTH, ठीक है, ये तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो आपके यहाँ वाईफाई लगे हुए हैं, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन FTTH उसको कहा जाता है। अब उसके बाद सेंसिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ये चीज होती है आपके लाइडार सेंसर में, टेम्परेचर डिटेक्शन में, ठीक है, प्रेशर स्ट्रेन डिटेक्शन में ये चीज यूज होती है, और एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में भी ये चीज यूज होती है ना। तो इतनी चीज आप नोट करो। अब एडवांटेजेस आपने नोट किया कि नहीं किया नहीं पता मेरे को, एडवांटेजेस नोट कर लो।
इतना नोट करने के बाद थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं। चलो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये लेक्चर मैंने ज़्यादा हेक्टिक रखा नहीं है, बहुत ही बेसिक नॉलेज दी है। ये सारी चीज़ें मैंने वही रिपीट करी है जो आपने 11th और 12th में पढ़ी होगी। अगर किसी के सिलेबस में 12th में था, अगर कोई CBSE से है, MP बोर्ड का सिलेबस मुझे इतना नॉलेज नहीं है, हालांकि NCERT लगती है उधर भी, तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आपके सिलेबस में था और आपने बहुत ही डेप्थ में इस चीज़ को पढ़ा है। अगर किसी ने जेई वगैरह की प्रिपरेशन करी तो उसने और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है, और वी नंबर, ये सारी चीज़ें आपने उतर टाइप पर नहीं पढ़ी है, जो कि हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे भैया? एक्सेप्टेंस एंगल्स पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल पढ़ेंगे, ठीक है, वी नंबर वगैरह जैसी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। इन लोग के डेरिवेशन भी होते हैं जो कि एग्जाम में आने वाली है। अब उसके बाद डेरिवेशन कराने के बाद पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन कराने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स भी हम कराएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कवर कराएंगे। बस आपकी इतनी हेल्प चाहिए कि यार ये चीज़ रिवाइज करते रहना, वरना निकल जाएगा दिमाग से। और दूसरी हेल्प ये चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, ये क्या कोई भी और हेल्प चाहिए, या चाहते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन सर आप करा दो, ये सारी चीज़ें करा दो, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है। और दूसरी तरफ यार कि आपके सेमेस्टर में फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो मैकेनिकल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। मैकेनिकल की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट अगर सर्च करोगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन BME, आपको इंडिविजुअल इरफान सर की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, वहाँ से जाके पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। प्लेलिस्ट की फिजिक्स की ये वाली प्लेलिस्ट है। सारी प्लेलिस्ट का जो आपका मेंशन है, मैं कहूँ लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर M2 वगैरह पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है ना प्रॉब्लम चल रही है। M2 ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे लोगों के 3 मर्सी पेपर तक वो चीज़ नहीं निकलती है, और एक बार अगर मर्सी में M2 नहीं निकला तो फिर क्या होगा भैया, पूरी सेमेस्टर बैक लगती है, पूरा फिर से अपन को सेमेस्टर दोबारा पढ़ना पड़ता है, अपन 3rd ईयर में नहीं जा सकते, है ना। इतनी चीज़ समझ में आई। तो उसका भी इलाज कहाँ मिलेगा भैया? एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन की ऐप पे मिलेगा। वहाँ पे M2 के M1 के हर चीज़ के बैच रखे हुए हैं। और अब क्वालिटी की बात मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा, अपने सीनियर से पूछ लेना कि किस क्वालिटी के वो वाले बैचेस हैं, ठीक है। चलो अब तब तक अपना ध्यान रखो, इन चीज़ों को रिवाइज करो, और धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।